चलिए, तो देखो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो देखो ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको पहले हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते थे। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ई नॉट की वैल्यू। अब ई नॉट दो कैसे लिखा जाता है, M2 प्लस से M। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, रिडॉक्स कपल। ये क्या है, रिडॉक्स कपल। ठीक, इसका देखो मतलब समझिए तो ऐसे फिर से देख लो भाई एक बार, ऐसे M2 प्लस दिया है, कोई मेटल है 2 प्लस चार्ज में है और M पे 0 चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर से इधर जाएगा तो ये क्या शो कर रहा है बताओ, रिडक्शन, बताइए। और इधर से इधर क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है, जब पूछेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, M ऑब्लिक M2 प्लस। ये कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे हम कौन सी बात करने वाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। ठीक, इसमें देखो क्या ध्यान देना है कि अगर ई नॉट की वैल्यू क्या मिल जाए आपको, बताइए M2 प्लस से M क्या मिल जाए आपको, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब कैसा एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट, मोर नेगेटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ रहे हैं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो, वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। यानी जितना निगेटिव होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहा जाए बताओ कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे दिया। ठीक है, इसकी जो ई नॉट की वैल्यू है ये प्लस 0.34। ठीक, इसका देखो एक और दे दिया जाए, ई नॉट Zn2 प्लस से दे दिया जाए, Zn दे दिया जाए, बताइए। और कहा जाए इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। ठीक, अब पूछा बताओ इसमें कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। तो देखो निगेटिव का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब Zn कहाँ से कहाँ जाएगा, Zn2 प्लस में। और ये स्टेट कहाँ होती है, ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब। और कहाँ मिलता है आपको, एनोड पे। तो कंडीशन देखो तो कॉपर की क्या हो जाएगी बताओ, कॉपर का खुद क्या होगा, रिडक्शन। ठीक, यहीं पर हम लोग ई नॉट सेल की बात भी कर सकते हैं। देखो तो अगर ई नॉट सेल की बात करें हम लोग, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते थे हम लोग, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। तो देखो कैथोड पे कौन जा रहा है, कॉपर वाला ना। तो इसका वैल्यू कितना दिया रिडक्शन पोटेंशियल, 0.34, और इसका माइनस और माइनस 0.76 वोल्ट हो गया। पूरा आंसर कितना आएगा, प्लस 1.1 वोल्ट आएगा। अब ई नॉट सेल याद है ना, लिखाया गया था ई नॉट सेल पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो हम इससे रिएक्टिविटी की बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू। ठीक है, या ई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो देखो इसमें लिखा ना, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इससे क्या डिसाइड करेंगे, और स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिसाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। देखो हम लोग जैसे इसका देखो मतलब क्या है, जैसे पूछेगा बताओ Cr2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है कि Cr3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो Cr2 प्लस में क्या कंडीशन है बताओ, D4, और इसमें क्या कंडीशन है, D3। तो पूछे एक्वस मीडियम में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो D3 का मतलब क्या हो गया, ये T2G हाफ फील्ड मिल गया, इसको मिल गया हाफ फील्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम ये सब सीखेंगे। ठीक, इससे बात समझ में आई। जैसे Mn2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है Mn3 प्लस से, क्यों, उसमें D5 मिलेगा हाफ फील्ड। ठीक, तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो देखो जैसे Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स, M बन गया, इसका ई नॉट क्या मिला, Mn प्लस और ऑब्लिक M। ये ऑब्लिक क्या शो कर रहा है, बेसिकली स्लैश ना, ऑब्लिक क्या शो कर रहा है, ये इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री क्यों बोला गया भाई, देखो एक्वस से कहाँ जा रहा है, ये सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ फेज बाउंड्री मिलेगी। ठीक, तो यही आपका है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखो यहाँ लिखा है 2 प्लस M से कहाँ जा रहा है, M में, तो लिखेंगे ई नॉट M2 प्लस और ऑब्लिक M लिखेंगे। यहाँ देखो 3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, तो ई नॉट क्या लिखेंगे, M3 प्लस ऑब्लिक 2 प्लस। इसका मतलब क्या बताओ कि 3 प्लस से 2 प्लस में गया तो क्या हो रहा बताओ, रिडक्शन ना हो रहा, देखो बोलिए। और इसमें देखो
2 प्लस से जा रहा है M में, तो यहाँ भी क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन ही ना हो रहा है, बोलो। तो दो ट्रेंड हमको बात करना है, +3 से +2 में जाने की और +2 से 0 में जाने की। तो देखो द वैल्यू ऑफ E0 से आपको द वैल्यू ऑफ E0 M2 प्लस ऑब्लिक M का दिया है, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कर देखो ये बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। तो देखते कौन कौन से देखो एक्सेप्शन मिल रहे हैं। देखो तो देखो जैसे कहा है कापर शो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो पूछा गया ऐसा क्यों हुआ कापर का, बताओ पॉजिटिव क्यों मिला, ठीक है। तो स्कैंडियम से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक। कहाँ तक जा रहे हैं, निकिल तक, तो मिलता है आपको निगेटिव, ठीक। कापर का क्या मिलता है, पॉजिटिव, फिर जिंक का क्या मिल जाता है, निगेटिव। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो पूछा है वेरिएशंस क्यों होता है, तो देखो कापर में पॉजिटिव क्यों मिला। देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आनेशन एनर्जी, तो हाई आनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। अब बताओ, अब हमको कापर कहाँ से जाना है, देखो 3d10 और 4s1 है, और इसमें से कहाँ से आना है, कापर 3d9 में आना है। तो बताओ इससे पहले क्या कापर d10 आएगा, तब 9 में आएंगे हम लोग। तो d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो क्या होगा, बहुत एनर्जी नीड पड़ेगी हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर कह रहा है नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो तो कापर सबसे पहले क्या करना है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। ये कौन सी एंथैल्पी होगी, पॉजिटिव एंथैल्पी होगी, और इसी का नाम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ठीक। अब हमको गैस से बनाना आयंस, तो गैस से आयंस बनाने का मतलब क्या है, देख रहे हो 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब पहले कापर गैस से क्या बनेगा, कापर प्लस, बोलो, तब ना कापर 2 प्लस बनेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम इसमें एंथैल्पी देंगे डेल्टा IH1, सेकेंड टाइम फिर आपको देना पड़ेगा ना डेल्टा IH2 ना देना पड़ेगा, या 2 एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं, तब जाके आपको मिलेगा कापर 2 प्लस गैस के फॉर्म में। अब इसको पानी में डिजॉल्व कर देना, देखो हम लोग, तो एक्वस बन गया। तो पानी में जब क्या होगा बताओ, तो पानी में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कापर 2 प्लस है, अब इसका क्या होगा बताओ, वाटर के साथ इंट्रैक्शन होगा, देखो बोलो, बोलिए भाई। इसी इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, और यहां से एनर्जी निकलेगी, ठीक। वो एनर्जी क्या होगी, इस दोनों को कंपनसेट नहीं कर पाती है, इसीलिए इसकी E0 की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। बात समझ में आई। तो ये बताया गया था इक्विलिब्रियम में भी आया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती थी, निगेटिव, सॉल्वेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन की बात कब करते थे हम लोग, जब सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो, ठीक। और हाइड्रेशन की बात कब करेंगे हम लोग, जब हम लोग सिर्फ वाटर ही लेते हैं, ठीक। चलिए अब रिजल्ट देखो क्या मिला, का इनेबिलिटी। अब रिजल्ट क्या देखो क्या है, इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, इसकी बात किए थे हम लोग। ये कापर की E0 वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो देखो जैसे पूछा जाए, देखो अगर हम E0 की वैल्यू बताएं, देखो तो अगर हम इसके लिए E0 की बात करें तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो E0 की वैल्यू देखो, कापर का क्या है 2 प्लस, और कापर इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, ठीक। अगर हम लोग H की बात करते हैं तो H को स्टैंडर्ड माना गया है, इसका क्या लिखेंगे हम लोग H+2 H2, इसका 0 0। अब बताओ वैल्यू कम किसकी है, वैल्यू कम किसकी है, H की वैल्यू कम है, तो ये कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, ये जाना चाहेगा H+ में, और कापर 2 प्लस कहाँ जाना चाहेगा, कापर में। लेकिन देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कापर का हम लोग 2 HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कह रहा है क्या बनेगा बताओ यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये कापर को होना है ऑक्सीडाइज, बोलो, लेकिन ये क्या कह रहा है, कापर क्या होना चाहिए, रिड्यूस। उसके बाद देखो ये H+ से जा रहा है H2 में, सॉरी H2 से कहाँ जा रहा है, H+ में, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, H+ से कहाँ जाना चाह रहा है ये, H2 में। तो दोनों क्या होने बताओ, इसके अपोज में हो गए ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि अगर H निकालना है तो E0 की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तभी निकलेगा ना। अगर H की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा एसिड से, इसलिए कापर क्या होता है, अनेबल टू डिस्प्लेस। तो ये देखो लिखा है ना, कापर 2HCl। अब देखो यहाँ ये कापर पे प्लस, H पे प्लस चार्ज और इस पे 0 चार्ज, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कापर पे 2 प्लस चार्ज और इस पे 0 चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बताओ, कापर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जबकि E0 वैल्यू क्या शो कर रही है, कापर कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। बात समझ रहे हैं। तो प्लस का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिमाग में फिट कर लो एकदम। फिर देखो लिखा वेरे जिंक की बात जब देगा तब देखो यहाँ पे, तो देखो जिंक के केस में क्या था भाई,
जिंक पे देखो माइनस क्या होता है बताइए, ई नॉट की जो वैल्यू होगी Zn2 प्लस से अगर हम लोग Zn की बात करें, ठीक, ये वैल्यू क्या होती है माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक, और H का 0, तो देखो निगेटिव हो गया। निगेटिव मतलब कैसा एजेंट होगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। यहाँ देखो दिखा रहा है 0 से कहाँ जा रहे हैं बताओ हम लोग, +2 में हो गया ऑक्सीडाइज, और ये देखो क्या हो जाएगा रिड्यूस होगा, बोलो, तो 0 से कहाँ, सॉरी प्लस से कहाँ जाएगा 0, तो खुद को क्या करेगा ये रिड्यूस करेगा। बात समझ में आई। लेकिन कहा है कि वनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन कौन से, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन होगा, कॉपर का रिएक्शन होगा, हार्ड कंसंट्रेट के साथ इसका रिएक्शन होगा, और क्या निकालेगा ये NO2 निकालेगा जब किसके साथ करेगा रिएक्शन, HNO3 के साथ में, और SO2 निकालेगा जब किसके साथ रिएक्शन होगा, हार्ड कंसंट्रेट के साथ, डाइल्यूट के साथ नहीं याद रखना, ठीक। चलिए तो देखो एक और देखो लिखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद द HCl, जैसे आयरन का दे दिया, बोलो, तो आयरन का देखो यहाँ पे क्या होता है, तो आयरन के लिए भाई ई नॉट की जो वैल्यू होती है आयरन 2 प्लस से, और आयरन के लिए, ठीक है, ये लगभग होती है माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक। अब देखो नेगेटिव इसकी वैल्यू भी है, इसका मतलब कैसा एजेंट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, इसका मतलब आयरन कहाँ रहना चाहेगा, आयरन +2 प्लस में, ठीक। तो ये देखो लिखा है कि जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो H2 गैस निकलेगी। फिर देखते हैं हम लोग, देखो लिखा निकल का भी देखो रिएक्शन कराते हैं तो निकलेगी, निकल में भी देखो क्या है लगभग, तो निकल की जो ई नॉट की वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, लगभग -0.28, ठीक। बात समझ में आई। तो यहाँ भी देखो निगेटिव है, इसलिए क्या करेगा H+ को निकाले, H+ को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2 गैस में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, देखो हम लोग अब लिखा कॉपर के साथ कोई रिएक्शन होगा नहीं, क्यों कॉपर की नॉट कितना था प्लस। फिर देखो लिखा है कॉपर किससे रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और कौन सी गैस निकालेगा ये, यहाँ पे क्या है लिबरेशन ऑफ गैस, कौन सी गैस, SO2 गैस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। फिर देखो लिखा है बेटा ई नॉट की वैल्यू, लिखा है वाई डू Mn Ni एंड Zn हैव मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, तो क्या बताओ ई नॉट वैल्यू की ज़्यादा क्यों हो गई, Mn की ज़्यादा क्यों हो गई, निकल की ज़्यादा क्यों हो गई। तो निकल में हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, अब Mn की बात करें, देखो Mn में जब 2 प्लस हुआ तो D कितना हो गया बताओ, 5 हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। Zn केस में देखो क्या हुआ, क्या हो गया D10, D10 का मतलब फुलफिल्ड हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक। और निकल के केस में क्या होता है भाई, इसकी साइज क्या होती है, सबसे स्मॉल हो जाती है, और स्मॉल साइज होगी तो क्या होता हो, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होता है, इसका वैल्यू क्या निगेटिव हो जाता है, ठीक। तो ये आपको कहा गया है, यानी Mn का क्यों ज़्यादा हुआ, हाफ फील्ड की वजह से, Zn का ज़्यादा क्यों हुआ, फुल फील्ड की वजह से, और निकल का ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ड्यू टू मोर हाइड्रेशन। तो देखो इन +2 स्टेट Mn सो D5 कॉन्फ़िगरेशन, निकल में क्या D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक, कंप्लीटली फिल्ड T2G, एंड Zn में क्या बताओ क्या है यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे कैन शो मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखो हम लोग अब लिखा देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो देखो ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी तो Ni2+ आयन हैज हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एमंग द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, ठीक, और इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट की वैल्यू निगेटिव ज़्यादा हो गई। तो 3 क्वेश्चन चार में Mn का पूछेगा तो हाफ फील्ड की बात करेंगे, Zn का पूछेगा ज़्यादा क्यों तो फुल फील्ड की बात करेंगे, और जब निकल का पूछेगा तो हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हाइड्रेशन का मतलब मोर नेगेटिव एनर्जी ना हो गई, इसलिए नॉट की वैल्यू क्या मिल गई इसकी निगेटिव। तो देखो आपको ये दिया है रेडियस के बारे में, और ये आपको दिया देखो रेडियस का देखो वैल्यू दिया है, देखो सबसे कम रेडियस किसका देखो दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं निकली का, इसलिए इनका क्या हुआ बताइए हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया। फिर देखो यहाँ कुछ ई नॉट की देखो वैल्यू दी गई है, ये कौन सी वैल्यू दी गई है M3+ से M2+ में, ठीक। तो स्कैंडियम का कितना होता है देखो 2.10 नेगेटिव में, देखो टाइटेनियम कितना 0.37, वैनेडियम का कितना 0.26, सब नेगेटिव वाले हैं, क्रोमियम कितना 0.41, और देखो Mn का कितना प्लस हो गया, और आयरन का देखो हो गया प्लस। अब पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई तो ये प्लस का मतलब बताओ ये दोनों कैसे एजेंट हो गए। अब देखो इसका मतलब पूछा था ना भाई ये कि भाई ई नॉट Mn3+ से Mn2+ की जो वैल्यू थी ये +1.57 हो गई, तो ये कैसा एजेंट हो गया बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस का मतलब कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद को क्या करेगा रिड्यूस, इसका मतलब Mn3+ कहाँ रहना चाहेगा Mn2+ में,
बात समझ रहे हैं। अब पूछा कि भाई पॉजिटिव वैल्यू क्यों हो गई, तो जरा बताओ। अब अभी हम Mn2+ में थे, बोलिए अब हमको कहाँ पे आना है, Mn3+ में। तो अभी कंडीशन क्या थी, D5। अब क्या करना पड़ेगा, बोलो 3D4 करना पड़ेगा ना इसको। ये क्या था, हाफ फील्ड स्टेबल था। अब स्टेबल से कहाँ जा रहे हैं अपन, स्टेबल में, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। जैसे हम बात चाहते हैं किसी को कहने तो कहते हैं किसी दुकान को खराब करना चाहते हैं, किसी की जमीन को खराब करना, तो हम क्या करते हैं बताओ, हम इसको वैल्यू बढ़ा दें। बोलो जैसे कोई का 1 लाख में बेचेंगे, हमने कहा 5 लाख में खरीदेंगे, चलो तो क्या हो बताइए भाई, वैल्यू बढ़ गई इसकी नहीं बढ़ गई बताइए। तो यहाँ देखो अब ये आप क्या करना चाह रहे हैं बताओ, अनस्टेबिलिटी। तो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी के तो आपको क्या पड़ेगा, अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और इसलिए इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, पॉजिटिव मिल गई। ठीक, फिर देखो लिखा है लोअर वैल्यू फॉर स्कैंडियम-3+ ड्यू टू स्टेबल D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो यहाँ पे +3 में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है भाई स्कैंडियम की, तो बिकॉज ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। फिर देखो कहा लोअर वैल्यू फॉर द Fe3+ ड्यू टू स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, तो बताओ Fe3 का मतलब क्या हुआ, बोलो इसमें क्या मिल जाएगा, 3D5 कंडीशन मिल जाएगी। फिर देखो कोबाल्ट का भी देखो क्या है, +1.97, तो ये भी जो स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए इसकी, +2 में ज़्यादा। अब आके देखो ये +2 में मिलते हैं, ये +1 +2 में मिलते हैं, +2 मिलता है ना, तो यहाँ +3 की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, चलिए फिर देखते हैं भाई हम लोग। तो ये आपका हो गया, हाँ यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तो बात पूछा ही नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं देखो केमिकल रिएक्टिविटी। देखो टेंशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, तो मेनी आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डिजॉल्व इन मिनरल एसिड। ठीक, ए फ्यू मेटल्स आर नोबल रिमेन अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ना सिंगल एसिड, जैसे पूछे प्लेटिनम गोल्ड क्या होते हैं, ये सब अनरिएक्टिव होते हैं ना, बिकॉज ऑफ देयर नोबल नेचर। तो ये कुछ आपको दिखाया गया है रिएक्टिविटी का कॉलम। ठीक, तो देखो ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी दिखाई जा रही है, देखो लिथियम दिख रहा है, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सब क्या मोर रिएक्टिव। ठीक, फिर लिखा देखो रिएक्ट विथ एसिड, मतलब ये सारे वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगे, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे। ये सब क्या बताओ, जो क्रोमियम, आयरन, ठीक है, ये किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ। और इधर देखो नीचे लिखा ना सिल्वर, कापर, ये सब क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक, चलिए फिर देखो हम लोग केमिकल एक्टिविटी की बात। अब लिखा है क्रॉस द सीरीज, बताओ देखो लेस नेगेटिव इनर्ट वैल्यू, तो लिखा ना था वैल्यू, दिस वैल्यू इंडिकेट डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट का मतलब जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, बोलो जैसे निकिल 2+ बना, बोलो कापर 2+ बना, Mn2+ बना, बोलिए कोबाल्ट 2+ मिला आपको, तो ये सारे क्या है डाइवैलेंट कैटायन है ना, इस पर बैलेंसी क्या होगी, 2+ चार्ज आएंगे। अब देखो ड्यू टू इंक्रीज इन सम ऑफ द फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ड्यू टू 2 एंथैल्पी आर देयर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, 2 एक और निकलेगा तब ना कंडीशन ये आएगी डाइवैलेंट वाली। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और दिखाया कैलकुलेटेड वैल्यू, तो देखो लगभग देखो सेम वैल्यू मिले, देख रहे हो, खाली डिफरेंस कहाँ पे देखो यहीं पे खाली आ रहा है बस। किस केस में डिफरेंस आ रहा है, देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल के केस में। ठीक, फिर देखो जिंक कापर का भी अप्रॉक्सीमेट सेम हो जा रहा है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, तो ये आपका 3D का वही था, Mn3+ एंड CO3+ आयंस आर स्ट्रांग। हाँ ये देख लो फिर से एक बार चीज़ें देखो, देखो पूछा आता था ना, बताओ बताए थे भी आपको कि Mn3+ कैसा एजेंट होगा, तो अगर आपको ये सब नहीं आता तब भी कर सकते हैं। देखो अब Mn3+ में तो क्या कंडीशन, D4 कंडीशन है, और अगर ये Mn2+ में होता तो कौन सी कंडीशन होती, D5 कंडीशन होती, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे बताइए, D5 वाले में, तो कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसको क्या मिल जाएगा, हाफ फील्ड मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो फिर अब इससे देखो फायदा क्या मिलेगा CO3 वाले का, देखो +1.97 दिया है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मोर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CO3+ कहाँ रहना चाहेगा भाई, ये भी कहाँ रूट जाना चाहेगा, CO2+ में, क्यों, इसकी इनर्ट की वैल्यू क्या है, मोर प्लस, तो मोर पॉजिटिव लोग कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अच्छा इन दोनों देखो दिखा है, कहा है बताओ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है भाई ये, तो वैल्यू निगेटिव देख रहे हो, तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग, इसका मतलब देखो क्या है कि अगर क्रोमियम 2+ ले लें हम लोग, तो क्रोमियम कहाँ जाना चाहेगा, 3+ में, क्यों भाई, यहाँ देखो इसका D4 है
और यहाँ पे क्या मिलेगा D3, और D3 में कौन सा मिलेगा T2G का, इसको मिलेगा हाफ फील्ड। ठीक, तो यहाँ पे T2G की हाफ फील्ड की बात करेंगे हम लोग, Mn में क्या करेंगे D हाफ फील्ड की बात करेंगे। ठीक, फिर देखो हम लोग बात करते हैं और कुछ। अब क्या कहा गया देखो, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तो बात करते हैं। ये देख रहे हो बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ द स्पिन दिखाया जा रहा है ना, और ये दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के स्पिन। इलेक्ट्रॉन देखो रोटेट करता है ना, जैसे अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है और रिवॉल्व भी तो करता है। तो इन्हीं की वजह से क्या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक, तो देखो एक होता है ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड ना, और इसी से कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक, तो इसमें तो हम बात करेंगे ना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, सारे पेड हो गए तो क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब कैसे निकालते हैं देखो, म्यू, म्यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है बोर मैग्नेटॉन। यहाँ देखो क्या √n+2, n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे पूछ ले बताओ आयरन 3+ में, ठीक, और आपको दे दे बताओ, कह दे बताओ निकिल 2+ में है, बताइए तो किसका म्यू ज़्यादा होगा। तो बताओ आयरन 3+ का मतलब क्या हुआ D5, और निकिल 2+ का मतलब क्या हुआ 3D8। इसमें कितने अनपेड मिलेंगे आपको 5 अनपेड, इसमें कितने अनपेड मिलेंगे आपको 2 अनपेड। अरे भाई 5 तो चले गए, फिर 3 की पेयरिंग भी तो हो गई, तो 2 बचा नहीं बचा बताओ। तो बताओ ज़्यादा म्यू किसका मिलेगा आपको, या पूछे बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा हाईली पैरामैग्नेटिक है। तो ये क्या होगा हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, बात समझ रहे हैं। ये क्या होगा कम पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन कह दिया बताओ जिंक के बारे में बताइए, जिंक Cl2 कैसा है, पैरा के डायामैग्नेटिक। तो देखो Zn पे 2+ चार्ज आया, और 2+ में क्या हो गया D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 0, और n 0 हो गया तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा बताइए डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसका रिपल्सन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और पैरा का क्या होता है अट्रैक्शन, और इसी पैरा से क्या बनता है, पैरा का स्थल केस क्या है फेरोमैग्नेटिक। तो नहीं आयरन शो करते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखो ये देखो एग्जाम्पल दिखाया है, देखो Mn2+ है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5 अनपेड का मतलब बताया था ना कि 6 के आसपास हो तो कितने अनपेड उसके अंदर होते हैं 5 अनपेड। तो देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 5 से ज़्यादा और 6 से कम। तो अगर म्यू की वैल्यू दे दे आपसे, पूछे बताओ इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे दे देगा बताओ म्यू = 3.84, पूछो कितने होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 से ज़्यादा और 4 से कम। तो जिससे कम होगा ना, जिससे किससे 4 से क्या है कम, तो जिससे कम होगा उसी का होगा, किससे कम है 4 से कम है, तो इसका आंसर कितना होगा 3। या ऐसा भी काम कर सकते हो, नंबर जो लिखा ना पॉइंट के पहले उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो पॉइंट के 3 लिखा है ना 3 अनपेड, यहाँ कितना लिखा था 5 अनपेड। ठीक है, ऐसे लिखा हो बताओ म्यू = 1.73 कितने अनपेड, तो देखो पॉइंट 1 लिखा है तो 1 अनपेड। ऐसे ही म्यू = 2.74 कर दे ऐसे, या 34 कर दे ऐसे कुछ, चलो 74 कर दे, कितने अनपेड 2 अनपेड। बात समझ में आई। तो 5 अनपेड तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, यहाँ देखो बेटा सबका निकाले दिखाएगा सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, स्कैंडियम 3+ में तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट किया गया 0, ऑब्जर्व कितना हो 0। अब देखो D1 में कितना है कैलकुलेट किया गया 1.73, और ऑब्जर्व कितना हो 1.75, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू है। ये देखो 2.84 कितना 2.76, 3.87, 3.86। तो देख रहे हो 1 अनपेड, बोलो 2 अनपेड, 3 अनपेड, 4 अनपेड और 5 अनपेड। फिर देखो 4 अनपेड, 3 अनपेड, 2 अनपेड और 1 अनपेड, लास्ट में क्या होगा 0 अनपेड। तो हम देखो ऐसे कह सकते हैं, देखो कि अगर हम स्कैंडियम, चलो मान लो एलिमेंट की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं देखो ऐसे, स्कैंडियम बताओ कितना है डी में 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद क्या आता है टाइटेनियम, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आएगा वेनेडियम, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन 3। फिर आएगा क्रोमियम, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो पूछे बताओ स्कैंडियम से हम लोग जा रहे हैं कहाँ क्रोमियम तक, तो बताओ पैरामेट्रिक कैरेक्टर बढ़ रहा घट रहा है, तो बढ़ रहा है। 1 अनपेड, 2 अनपेड, 3 अनपेड और 5 अनपेड हो गए, तो ज़्यादा पैरा कौन होगा क्रोमियम प्लस, सॉरी क्रोमियम वाला। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग। फिर कलर की बात करते हैं। देखो तो कलर में आपको बताया था, इसको याद कर लो अच्छे से, D0 हो और D10 आएगा तो क्या है ये कलरलेस। ठीक, क्यों कलरलेस होंगे, क्योंकि इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक, अब अगर इसकी बात को देखो ऐसा कुछ होता है, देखो
यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी पढ़ते हैं हम लोग। ये 5 डी ऑर्बिटल थे, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक। एक बनता है ईजी ऑर्बिटल जिसमें 2 ऑर्बिटल जाते हैं, और एक कैसा बनता है T2G ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ जंप करके जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोल देते हैं, ठीक। और इसी से कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तब। तो कलर आपको कब मिलेगा, जब डी में 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्या होंगे, कलरफुल। बात समझ में आई, बोलो। एक आपसे पूछेगा, बताए थे ना, कहते KMnO4 वाला पूछेगा, बताओ भाई, कहेगा KMnO4 वाला बताओ इसका कलर कैसा पर्पल होता है, जिसके देखो Mn में +7 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने 0 हो गए, लेकिन फिर भी कलर इसका कैसा था, पर्पल। तो पूछा था क्यों भाई, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट बात करना आपको यहाँ पे, एक तो डी ट्रांजिशन की बात करना है, ये कब बात करोगे, जब डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक कब बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन 0 मिलेगा, तो आप बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। अब इसमें 2 कंडीशन देखो होती है, एक क्या होता है, देखो मेटल है, और ओ को क्या बोलते हैं, देखो लिगैंड बोलते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। लिगैंड समझते हो ना, इसके नेबरिंग एटम, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, समझ रहे हो। तो पूछेगा बताओ, लिगैंड से मेटल ट्रांसफर हुआ है, ये मेटल से लिगैंड ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, इस पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना भाई, इस पर +7 की कंडीशन कहाँ से ट्रांसफर होगा। तो कहाँ से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स, बताओ, लिगैंड से किसकी तरफ, मेटल की तरफ। तो ये कौन सा काम था, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी LMCT कर सकते हैं इसको हम लोग, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इतनी चीज आपको जानना होता कलर के बारे में। तो देखो कलर आपको दिया है, अब देखो टाइटेनियम 3+ का मतलब क्या बताओ, डी में इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ। क्रोमियम 3+ का मतलब डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, Mn2+ का मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, Rn3+ का मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट 2+ का मतलब डी में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, निकिल 2+ का मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर 2+ का मतलब डी में, देख रहे हो सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा बताओ, कलरफुल। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए कलरफुल के बारे में। बोलो जी। इस बेटा कुछ करना बेटा नहीं बताया, इसमें सिंपल से याद कर लो, D0 से D10 है, D0 10 है, D10 तो कलरलेस, D0 और D1 से लेकर 9 है तो कलरफुल होगा, ठीक। क्यों कलरफुल होगा, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन से एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी में जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग। KMnO4 K2Cr2 7 वाले में क्या कंडीशन है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वहाँ पे चार्ज कहाँ से ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, सेंट्रल एटम को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, और कलर इसलिए वहाँ पे आएगा। चलिए अब देखो बात करते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल to excited to the higher energy orbitals, तो ड्यू टू दिस एक्साइटेशन द कंपाउंड शो द कलर। वही जो बताए थे ना अभी, ये देखो भाई, ये 5 डी ऑर्बिटल इसके पास हैं, ठीक। ये 2 पार्ट में टूटा, एक हायर एनर्जी हुआ और दूसरा कौन सा, लोअर एनर्जी हुआ। अब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में था और हायर में जाएगा, ठीक। इसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन, और यहीं पे क्या होगा बताओ, कलर आएगा, ठीक। फिर देखो बात करते हैं compound in which metal atoms ions bind to a number of anions neutral molecules by sharing electrons and forming complex species with the characteristics property। तो हम लोग बात करने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर ही पढ़ना आपको है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक। देखो तो यहाँ पे क्या दिया बताइए, आयरन सेंट्रल एटम, और सी ने यहाँ पे क्या, इसकी पड़ोसी, जिसको बोलते हैं नेबर्स, और नेबर्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड्स। तो अगर हम उसके पूरे बात करें ना, देखो तो उसको ऐसे देख लो, देखो जैसे आयरन लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है Cn, ठीक है, और हम लोग इसके बाहर या इसके इधर लिख देते हैं K4, ठीक, कुछ ऐसा दे दिया गया। तो सबसे पहले देखो एकदम याद कर लो एकदम से, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना NaCl पढ़ते थे, NaCl, तो Na यहाँ पे क्या है बताओ, K, और पूरा Cl क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो Na क्या था, कैटायंस, और Cl क्या था, आयनायंस। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉम्प्लेक्स का था नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो देखो ये सेंट्रल एटम हो गया, अगर ऐसे बात हो तो ये सेंट्रल एटम हो गया, और ये इसका लिगेंड हो गया, ये पूरा इसका क्या, लिगेंड हो गया, ठीक।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। और काउंटर आयंस क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। यहाँ पे Fe क्या होगा बताओ, सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन लिखते हैं, ठीक, इसको हम लोग। और ये क्या बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पर रिसेप्टर है, Cn से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका नाम क्या हो जाता है बताओ, इसको हम लुईस क्या बोल देते हैं, एसिड। कुछ याद आ रहा लुईस एसिड के बारे में? Cn बताओ यहाँ पे क्या काम करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग लिगैंड। लिगैंड का मतलब डोनर एटम। अगर डोनर एटम है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, लुईस बेस बोलते थे, ठीक। ये जो नंबर दिख रहा नंबर, ये 6 नंबर आपको क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। बात समझ में आई? तो ये काउंटर आयंस है। अब देखो अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है, देखो तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा भाई। मेटल और नॉन मेटल, आयरन और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ठीक है, और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ रहे हैं? तो 3 टाइप के बॉन्डिंग का एग्जांपल है ये, ठीक। तो ये देखो, अब पूछिएगा भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो सिंपल सा देखो, स्मॉल साइज होगी इसकी, बोलो मेटल की साइज क्या होगी, स्मॉल साइज, वेरिएबल बैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो अब देख लो, जैसे एक हीमोग्लोबिन का एग्जांपल देख लो, देखो आयरन देख रहे हो, आयरन किससे कोऑर्डिनेटेड है बताओ, ये हीमोग्लोबिन का स्टैम है ना एग्जांपल। तो प्रोटीन्स होती है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, और ही मतलब आयरन से मिलती है तो क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, और तभी इसका कलर कैसा, रेड हो जाता है, ठीक है। तो देखो आयरन क्या है, देखो 4 N से देखो कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, और तो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। इतना आज के लिए रहने देते हैं, ठीक बेटा।